हेलो डियर स्टूडेंट, आज देखिए प्राप्ति भुगतान खाता आयव्यय खाते के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 जो छूटा हुआ है उस पर आपको बैलेंस शीट बनाना है, मतलब चिट्ठा बनाना है। आयव्यय खाता में चिट्ठा दोनों बनाना है। देखिए आयव्यय खाता आपको बता दिया है ना, प्राप्ति भुगतान खाता बता दिया, बट आपको चिट्ठा नहीं बताया। चिट्ठा किस प्रकार से बनाते हैं? चिट्ठा बनाने के लिए उसके पहले आपको प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना रहती है। और प्रारंभिक पूंजी किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, उसके लिए आपके पास में प्रारूप दे रखा होता है ना। आपके पेज नंबर 25 पर वो प्रारूप दे रखा है ना। प्रारंभिक पूंजी दो प्रकार से ज्ञात की जा सकती है ना, या तो सूत्र के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से। अगर फार्मूले के हिसाब से अगर प्रारंभिक पूंजी आप ज्ञात करोगे, प्रारंभिक पूंजी बराबर प्रारंभिक संपत्ति माइनस प्रारंभिक दायित्व। एक तो ये इसका सूत्र है, दायित्व इसका सूत्र है। प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए आपके पास प्रारंभ में कितनी संपत्ति है माइनस कर देना प्रारंभिक कितने दायित्व आपके हैं। प्रारंभिक संपत्ति का मतलब ये होता है कि 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आप खाता बना रहे हो, आपके पास 1 जनवरी में कितनी संपत्ति है उसको लिखना है आपको, माइनस आपके पास प्रारंभिक कितना है, मतलब 1 जनवरी कितने जैसे लेनदार हो गया है ना, जो भी उसको माइनस कर देना है यहाँ पर, ये प्रारंभिक पूंजी आ जाएगी आपकी। इसके अलावा प्रारंभिक पूंजी ये तो फार्मूले से भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। इसके अलावा इसका एक प्रारूप आता है, उससे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हो। आपके उसके जस्ट नीचे प्रारूप दे रखा है, प्रारंभिक चिट्ठा दिनांक, जो भी आपको दिनांक और सन दिया हो उसे आपको शो करना है। इस साइड आपका दायित्व आता है डेबिट तरफ, और इस साइड आपकी संपत्ति आती है क्रेडिट तरफ। आपको दायित्व राशि, संपत्ति राशि दे रखी है। दायित्व में आपको क्या क्या लेना है और संपत्ति में आपको क्या क्या लेना है, आपकी इस प्रारूप में आपको दे रखा हुआ है। गत वर्ष के आदत्त दायित्व, गत वर्ष के आदत्त दायित्व जो भी हो गत वर्ष के, मतलब जो बीत गया उसके, वो लिखने चाहिए। गत वर्ष का अग्रिम प्राप्त चंदा, गत वर्ष के अग्रिम प्राप्त आय और गत वर्ष के लेनदार, तो आपकी क्या आ जाएगी, पूंजी आ जाएगी। यहाँ पूंजी निकल आएगी। इस तरफ अगर आप लोगे तो प्रारंभिक रोकड़ शेष, सबसे पहले आप संपत्ति में लोगे। अगर कोई प्रारंभिक रोकड़ शेष आयव्यय खाते में, प्राप्ति भुगतान खाते में दे रखी रहती है, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। गत वर्ष का अप्राप्त चंदा, अप्राप्त मतलब होता है बकाया, जो अभी प्राप्त आपको नहीं हुआ। गत वर्ष के अप्राप्त आय, गत वर्ष की संपत्तियां और गत वर्ष के पूर्वदत्त व्यय, ये आपको संपत्ति तरफ लिखना है। आपके पास प्रारूप दे रखा हुआ है ना। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ये प्रारंभिक पूंजी की क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न सूचनाओं से सुजाता एंड सन्स की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। वर्ष के प्रारंभ में संपत्तियां निम्न प्रकार थी। ये वर्ष के प्रारंभ, जितनी भी संपत्तियां सब वर्ष के प्रारंभ की है। और नीचे आपको कहा गया है कि वर्ष के प्रारंभ दायित्व निम्न प्रकार, ये आपके प्रारंभ के दायित्व हो गए। आप प्रारंभिक पूंजी कैसे ज्ञात करते हैं ये देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रारंभिक चिट्ठा प्रारंभिक चिट्ठा किसका बनाना है आपको, सुजाता एंड सन्स, सुजाता एंड सन्स प्रारंभिक चिट्ठा। कब का बनाना है, आपको डेट नहीं दे रखी तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 जनवरी 2016 का। कब का बनाना है, 1 जनवरी 2016 का। प्रारूप बनाएंगे।
ये आपकी डेबिट साइड होती है। इस तरफ आपके दायित्व आते हैं, राशि, संपत्ति, राशि, क्रेडिट साइड। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको संपत्ति दे रखी है आपको ना, तो सीधे सीधे आपको लिखना है संपत्ति दे रखी है आपको, जो हस्तस्थ रोकड़ दे रखी है लिखेंगे। यहाँ पर टू प्रति और द्वारा का प्रयोग नहीं करेंगे, टू बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपको शो करना है। यहाँ पे हस्तस्थ रोकड़ दे रखी है, यहाँ पे हस्तस्थ रोकड़ मतलब रोकड़ हाथ में, इसका मतलब वो रोकड़, हस्तस्थ रोकड़, रोकड़ हाथ में 10,100। सरकारी प्रतिभूतियाँ दे रखी है, लिखेंगे सरकारी प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूतियाँ 1,80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। अदत्त चंदा, अदत्त चंदा 7,000 रुपये दे रखा आपको। फर्नीचर, ये भी आपकी संपत्ति है, फर्नीचर संपत्ति में आता है। फर्नीचर, फर्नीचर दे रखा है आपको 2,000 रुपये। भवन, ₹2,00,000। औजार, ₹3,500। दवाइयों का स्टॉक, दवाइयों का स्टॉक, दवाइयों का स्टॉक 300 रुपये। यह आपकी संपत्तियाँ हो गई। नीचे आपको वर्ष के प्रारंभिक दायित्व निम्न प्रकार है, आपके दायित्व तरफ लिखेंगे। अग्रिम प्राप्त चंदा, अग्रिम प्राप्त चंदा, अग्रिम प्राप्त चंदा 500। अदत्त वेतन, ₹1,000 दे रखा आपको। अदत्त विविध वे, लिखेंगे अदत्त विविध वे 1,400। सारी प्रारंभिक संपत्तियाँ हो गई, सारी प्रारंभिक दायित्व हो गई। इसके अलावा कुछ नहीं, दोनों तरफ का टोटल लगाएंगे और जो बैलेंस बचेगा वो प्रारंभिक पूंजी आपकी हो जाएगी। इसी प्रकार प्रारंभिक चिट्ठा आप बनाते हैं, ठीक है। इस तरह का टोटल लगाते हैं। तीन 0 0 6 3 9, और तो संख्या में 7 9 12 के 2 का 1 9 10 की 0 हाथ का 1 2 3 और 1 4, 4,02,900। इस तरफ का टोटल अगर आप लगाओगे तो 2,900 आएगा। डेबिट का टोटल आ रहा है 2,900 रुपये, और क्रेडिट का टोटल आपके पास में आ रहा है 4,02,900। ये क्रेडिट टोटल है, मतलब क्रेडिट का टोटल बड़ा है, दोनों तरफ लगाएंगे 4,02,900, ठीक। इसमें से 2,900 माइनस कर दिया आपने, 0 0 0 0 4, कितना बचा? 4 लाख रुपए। ये 4 लाख रुपए आपकी क्या हो गई? प्रारंभिक पूंजी हो गई।
क्या लिखेंगे? पूंजी कोष। क्या है आपका? पूंजी आ गई, पूंजी कोष 4 लाख रुपये। इस प्रकार प्रारंभिक चिट्ठा बनाते हैं, है ना। प्रारंभिक चिट्ठा बनाने का पर्पस यही रहता है कि प्रारंभिक चिट्ठा इसलिए बनाया जाता है कि आपको जब आप अंतिम चिट्ठा बनाओगे, क्लोजिंग चिट्ठा बनाओगे, तो वहाँ पर आपके पास अगर पूंजी नहीं रहेगी तो आप नहीं बना सकते। इसलिए पहले आपको पूंजी निकालना पड़ेगी, उसके बाद आपको अंतिम चिट्ठा बनाना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 13 था ये। इसके बाद इसके जस्ट नीचे क्वेश्चन नंबर 14 दे रखे। इसके 2 क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14, जो मैं आपको बता रहा हूँ। निम्नलिखित विवरण से एक संस्था की 2016 की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात कीजिए। एक संस्था की 2000 की प्रारंभिक पूंजी आपको ज्ञात करना है। प्रारंभिक चिट्ठा आपने बना दिया, है ना। सन नहीं दिया है, वही लिख लो 1 जनवरी 2016। प्रारंभिक चिट्ठा 1 जनवरी 2016 का। फॉर्मेट सेम। डेबिट साइड दायित्व आते आपके, राशि, संपत्ति, राशि, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित विवरण से एक संस्था का 2016 की प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करना है। 2016 की प्रारंभिक पूंजी आपको ज्ञात करना है ना। अंतिम आए तो उसे छोड़ देना है, सिर्फ आपको प्रारंभिक लेना है, ठीक। सबसे पहले आपको दे रखा है 2016 वर्ष के अंत में रोकड़ 3000 रुपये है आपके पास। 2016 के वर्ष के अंत में रोकड़ 3000 रुपये हैं, है ना। वर्ष के अंत में 3000 रुपये रोकड़ का जो वर्ष के अंत में, मैंने कहा है आप प्रारंभिक चिट्ठा बना रहे हो, आपको क्या लेना है? सिर्फ प्रारंभिक लेना है। और ये वर्ष के अंत का है, वर्ष का अंत 2016 की है। मतलब आप प्रारंभिक चिट्ठा बना रहे हो 1 जनवरी 2016 का, तो आपको सिर्फ 1 जनवरी या 2015 लास्ट का लेना है ना। अंत का नहीं लेना है, इसे छोड़ देना है आपको। उसके बाद आपको कहा है 2015 वर्ष के अंत में रोकड़ 1000 रुपये। 2015 की बात चल रही है यहाँ पर। देखिए 16 के अंत की नहीं लेना है, क्योंकि आप प्रारंभिक चिट्ठा बना रहे हो 1 जनवरी 2016 का, तो 1 जनवरी 16 का लेना है। ये 2015 में अंत का लेना है। यहाँ पर आपको 2015 वर्ष के अंत में रोकड़ 1000 रुपये थी। 2015 की बात है, अंत का मतलब ये आपका 2016 का प्रारंभिक शेष हो गया। क्या लिखेंगे? रोकड़। रोकड़ कितनी? 1000 रुपये। 1000 रुपये लिखेंगे, अंत की छोड़ दिया आपने। 2015 वर्ष के अंत में, 2015 वर्ष के अंत में भवन है आपके पास में 10,000, फर्नीचर 8,000, पुस्तकें 6,000। ये 2015 की है, इसको भी लेना है। क्या क्या आपके पास में है? भवन है आपके पास में 10,000 रुपये का भवन है आपके पास में। फर्नीचर है आपके पास में 8,000 रुपये। पुस्तकें आपके पास में 6,000 रुपये। आगे 2016 में क्रय किए गए फर्नीचर का मूल्य 15,000 रुपये था। देखिए यहाँ पर 2016 आया, इसका मतलब ये अंतिम ही, अंतिम नहीं लेना है, आप प्रारंभिक बना रहे हो, इसे छोड़ना है। आगे आपके पास में 2015 के अंत में बकाया चंदा 400 रुपये। 2015 का बकाया चंदा, और बकाया चंदा हमेशा संपत्ति में आता है। मैंने आपको अभी प्रारूप बताया था, है ना। क्या लिखेंगे? बकाया चंदा। बकाया चंदा 2015 के अंत का है 400 रुपये। 16 का है तो नहीं लेना है, 15 का अंत है तो लेना है।
2015 के वर्ष में अंत में अग्रिम प्राप्त चंदा 800 रुपये। अग्रिम प्राप्त, देखिए बकाया चंदा हो तो इस तरफ लिखना है अग्रिम। अग्रिम का मतलब होता है एडवांस, है ना, आपने एडवांस में दे दी। एडवांस हमेशा दायित्व में आता है। प्रारूप में आप देख लेना, लिखेंगे अग्रिम, अग्रिम प्राप्त चंदा, अग्रिम प्राप्त चंदा 800 रुपये, ठीक है। उसके बाद 2016 वर्ष के अंत में बकाया वेतन, देखिए यहाँ पर 2000 वर्ष के अंत में बकाया वेतन दे रखा आपको। ये 2016 की बात करें, 2016 नहीं शो करना है ना। दायित्व भी आपके हो गए, संपत्ति भी आपकी हो गई है, दोनों तरफ का टोटल लगा देंगे तो आपकी प्रारंभिक पूंजी निकल आएगी। इस तरफ का टोटल लगाते हैं, ठीक है। 10, 11 और 19, 25,400 दिया जाएगा। टोटल आपका 25,400, दोनों तरफ लगा दिए इसको 25,400। तो संपत्ति बढ़ी है आपकी, ठीक है। आपका संपत्ति तरफ का 25,400 आया, जो क्रेडिट साइड की संपत्ति। डेबिट साइड में आपके दायित्व है जिसका टोटल 800 रुपया है ना। संपत्ति बढ़ी है इसलिए दोनों तरफ शो किया 25,400, 25,400, है ना। 25,400 में से 800 आप माइनस कर दो, 0, 0, 14 में से 8 गए 6, 1, 4, 24,600 रुपये। ये आपकी क्या आ गई? प्रारंभिक पूंजी। यहाँ लिख देंगे पूंजी कोष, पूंजी कोष 24,600। यानी इस टाइप के प्रारंभिक, आपको इस टाइप प्रारंभिक चिट्ठा बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको नेक्स्ट कल करवाऊंगा, उसमें आपको बताएंगे उसमें क्या आपको प्रारंभिक पूंजी भी ज्ञात करना है, उसके बाद आपको चिट्ठा भी बनाना है। मतलब प्रारंभिक चिट्ठा भी बनाना है और अंतिम चिट्ठा बनाना है। तो किस तरह के, सबसे पहले देखिए प्रारंभिक चिट्ठा किस लिए बनाया जाता है? पूंजी कोष ज्ञात करने के लिए, मतलब प्रारंभिक पूंजी ज्ञात करने के लिए। अगर आपके पास पूंजी क्वेश्चन में नहीं हो तो आप अंतिम चिट्ठा नहीं बना सकते, इसीलिए आपको पूंजी कोष निकालना पड़ता है। इस टाइप से निकालना रहता है आपको पूंजी कोष। देखिए अध्याय 1A आपके पास में है ना। मैं कुछ आपको बता रहा हूँ, आपके पास अध्याय 1A है ना। और नई बुक का 1 चैप्टर, नई बुक का चैप्टर 1 और पुरानी बुक में 1A दिया हुआ है ना। उसको स्मरणीय शब्दावली फर्स्ट पेज पर आपको दे रखी है, स्मरणीय शब्दावली, है ना। स्मरणीय शब्दावली देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आपके पास में दे रखा है, गैर व्यापारिक या गैर लाभकारी संस्था या संगठन ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना, अपने सदस्यों का मनोरंजन करना तथा उनके हितों की रक्षा करना। ये आपका गैर व्यापारिक का आशय हो गया, है ना। इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जितने भी आपको स्मरणीय में दिया हुआ है ये इनके आपके आशय हैं, इनकी मीनिंग है ना। कितनी मीनिंग दे रखी है? इसके बाद प्राप्ति भुगतान खाते की दे रखी हुई, आयव्यय खाते की दे रखी हुई, प्रवेश शुल्क की दे रखी हुई है, चंदे की दे रखी हुई, आजीवन सदस्यता शुल्क की दे रखी है आपको, विशिष्ट दान की दे रखी हुई और प्रारंभिक पूंजी की दे रखी हो। टोटल आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 स्मरणीय शब्दावली दे रखी है। और इस 8 क्या है? जैसे प्राप्ति भुगतान खाता किसे कहते हैं या प्राप्ति भुगतान खाते से क्या आशय, ये सारे उनके आशय हैं। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इनको समझना है कि क्या होता है, ठीक। यही आपके लिए आज होमवर्क है। और बैक साइड इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, पीछे जो दे रखे हैं एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है इनको भी आपको पढ़ना है। गैर व्यापारिक संगठन की उदाहरण दे रखी है। गैर व्यापारिक संस्थाएं कौन सी ऐसी गैर व्यापारिक संस्थाएं रहती है जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, सिर्फ समाज की सेवा करना और उनके हितों की रक्षा करना होता है। ये गैर व्यापारिक संस्थाएं हो गई, है ना, जो लाभ नहीं कमाना चाहती है ना, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करवाएंगे आपको।